नेचुरल जस्टिस क्या बोलता है? इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। यहाँ पे उल्टा हो रहा है। गिल्टी अंटिल प्रूवन। सबको पता है इस देश में पोस्ट सरकारी नौकरियों खरीदा जाता है पैसे के दम पे। पहले क्या था कि इनडायरेक्टली बेचा जा रहा था, अब तो डायरेक्टली बेच रहे हैं। सामने खड़ा होगा उंगली दिखा के हम बेच रहे हैं, कर लो क्या करना, उखाड़ना उखाड़ लो का। हाथों से नहीं इकट्ठा होना पड़ेगा नौजवानों को। मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ समझ रहा हूँ? मैं चूर्ण चार्ण तो कोई खा के आया हूँ कि यहाँ पे अपने समझ रहा हूँ, इसलिए आया हूँ कि देश को युवा समाज आ जाएगा। भगत सिंह ने कहा था कि लिख रहा हूँ अंजाम जिसका कल आ जाएगा, मेरे खून का एक कतरा इंकलाब लाएगा। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार साथियों, इस वक्त हम मौजूद हैं गाज़ीपुर बॉर्डर पर और पिछले 94 दिन से देश में किसान आंदोलन चल रहा है। भारत देश का किसान दिल्ली की सरहदों को घेरे बैठा है, लेकिन भारत सरकार है कि टस से मस नहीं हो रही। और दूसरी तरफ देश का किसान भी दृढ़ संकल्प के साथ बॉर्डर पर रुका हुआ है, इस नारे के साथ कि जब तक घर वापसी नहीं तब तक बिल वापसी नहीं। इसी संदर्भ में आज हमारे साथ एक युवा हैं जिनका वीडियो लगातार वायरल हो रहा है, जो समाजवाद की बात करते हैं, जो शेर व शायरी की बात करते हैं, जो इनकलाब की बात करते हैं। उनसे बात कराएंगे कि किस प्रकार कैसे ये विचार उनके उत्पन्न हुए और कैसे ये बागी विचार, जो भगत सिंह वाले बागी विचार उनके अंदर कहाँ से आते हैं। बताइए साथी, किस प्रकार बगावत के सुर आजकल गूंज रहे हैं? अगर गलत दमन अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाना बगावत है तो मैं बागी हूँ और बगावत मेरा पेशा है। इस देश में ख़त्म किया जा रहा है, संविधान की धज्जियाँ उड़ा दी गई हैं। बारी बारी से देख लो आप, इसी का देख लो आप किसान आंदोलन का। जो हमारे स्टेट के जो संविधान होता है उसके अंदर 3 लिस्ट होती हैं, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। शेड्यूल 7 हमारे संविधान की बात करता है, उसमें लिखा गया है इनके बारे में। जो एग्रीकल्चर और स्टेट का लिस्ट का सब्जेक्ट है, स्टेट लिस्ट का, अब उसको ओवरराइड करके सेंटर ने पास कर दिया है। कानून स्टेट बना सकता था, राज्य बना सकता था, लेकिन सेंटर उसमें कानून बना। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि 1952 में एक प्रावधान पास हुआ था जिसके तहत जो कृषि क्षेत्र है वो राज्यों को सौंप दिया गया था। उसी संदर्भ की बात कर रहे हैं मेरे साथी। लेकिन भारत सरकार ने अध्यादेश ला करके 3 कृषि कानून पास कर दिए, जिन पर आज देश में बवाल मचा हुआ है। आपने अध्यादेश की बात की। अध्यादेश क्यों किया? क्योंकि पूरा देश बंद पड़ा था लॉकडाउन के दौरान। वो बैकडोर से लेके आए, कोई सवाल नहीं पूछ सकेगा। कर्फ्यू जैसे हालात थे, घर से बाहर निकलते जुर्माना लगाया जा रहा था। कोरोना था ना, कोरोना का बहाना था, देश को लूटना था, ये तो का हालात थे ना। उसके बाद जब पार्लियामेंट में पेश किया गया तो कैसे पास हुआ? वहाँ पे स्टैंडिंग कमेटी होती है, सिलेक्ट कमेटी होती है, पूरी रिसर्च होती है, वहाँ पे डिबेट डिस्कशन होता है, एक्सपर्ट होते हैं, फील्ड के एक्सपर्ट होते हैं, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो साइंटिस्ट होते हैं, PhD करके जाते हैं, उनकी राय ली जाती है। तो वो बताते हैं इससे क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होता है। वहाँ पूरे देश के MLA MP होते हैं, सॉरी नुमाइंदे हो रहे हैं, रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, हमारी वोट लेके जाते हैं। वहाँ पे एक जम्मू कश्मीर का भी MP होता है, एक केरला तमिलनाडु का भी होता है। पूरी जो टोपोग्राफी इंडिया की, वहाँ पे हर जगह के नुमाइंदा होता है, वो बताता है कि मुझे क्या नुकसान होगा, मेरे किसान को क्या फायदा होगा। तो वहाँ पे कैसे पास हुआ आपको पता है? धज्जियाँ उड़ा दी संविधान की, कोई डिबेट नहीं हुआ, कोई डायलॉग नहीं हुआ। पार्लियामेंट क्या होता है आखिरकार? डेफिनेशन क्या होती है पार्लियामेंट की? वहाँ पे वाद विवाद होगा, अच्छे बुरे के बारे में डिस्कस किया जाएगा। जो अच्छी चीज़ें होंगी उनके लीड करी जाएंगी, जो बुरी होंगी उनको बाहर रखा जाएगा। उसके बाद जो राज्यसभा में पेश किया, वॉइस वोट से हाथ उठा के ध्वनि मत से, तो संविधान में लिखा गया उसकी धज्जियाँ उड़ा दी उन्होंने। और उसके बाद जो डिसेंटर है आवाज उठाएगा, ये गलत किया आपने, हमारे से रिलेटेड नहीं है, ठीक नहीं है, उसको जेल में डाल देगा आप। NSA के चार्ज लगा दोगे, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के। प्रिवेंटिव डिटेंशन की बात करता हूँ, यूपा के अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट, आतंकवाद के चार्ज लगते हैं सीधा डायरेक्टली। नेचुरल जस्टिस क्या बोलता है? इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। यहाँ पे उल्टा हो रहा है, गिल्टी अंटिल प्रूवन इनोसेंट। समझ रहे हो बात को? तो ये जो आवाज उठाएगा उसको मैं जेल में डाल दूँ। NSA यूपा हमें बोला ना, सेडिशन के 124A ऑफ इंडियन पेनल कोड, वो सेडिशन के बारे में बात करता है। तो अगर आवाज मैं बोला ना, आवाज उठाना गलत हो तो मैं बागी हूँ, बगावत हमारा पेशा है। समझ रहे हो ना? खत्म कर देंगे भाई देश को। आप रिलीवेंसी देखिए इस बात की। 1929 में भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में फेंका था, 2 बिल थे उस टाइम पे, आज भी 2 ही बिल हैं। तीसरा बिल है जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, पहले पास हो, उसमें से सिर्फ अमेंडमेंट किया है। कृषि से रिलेटेड 2 ही बिल लेके आए हैं, और तब भी 2 बिल थे। 2 बिल क्या थे?
पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल, उनके खिलाफ सेंट्रल असेंबली में भगत सिंह ने बम फेंका था। तो आज भी देश में भगत सिंह की जरूरत है, आज भी 2 बिल लेके आएंगे। लेकिन मैं बम फेंकने की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई आप काट को लगा दो देश को भड़का रहा है, मैं भी जेल में मिलूंगा कल, ऐसी बात होगी तो समझ रहे हो। मैं वो नहीं कर रहा था, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि आज भगत सिंह को आना पड़ेगा। क्यों आना पड़ेगा? क्योंकि भगत सिंह ने समाजवाद की बात की थी। 1923 में चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल जैसे क्रांतिकारियों ने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किया था, संगठन बनाया था युवाओं को इकट्ठा करने के लिए, देश की आवाज उठाने के लिए, अंग्रेजों को इस देश से खदेड़ने के लिए। भगत सिंह ने उसी HRA के अंदर 1928 में सोशलिस्ट शब्द जोड़ दिया था। आगरा के अधिवेशन में। हाँ, वही बोल रहा हूँ मैं। तो समाजवाद क्या होता है? समाजवाद होता है समाज को उठाना। 2 चीजें होती है, एक तो होता है आर्थिक विकास है, तो एक होता है सामाजिक विकास। आर्थिक विकास बोलता है जो आदमी 100 कमा रहा हो 150 कमाएगा, लेकिन जो 0 कमा रहा हो 0 ही कमाएगा। सामाजिक विकास ये बोलता है जो 100 कमा रहा हो 150 कमाएगा, लेकिन जो 0 कमा रहा है वो भी 50 कमाएगा। आप मुझे बताइए, देश को आर्थिक विकास की जरूरत है, सामाजिक विकास की? सामाजिक विकास की जरूरत है। निश्चित तौर पर देश को सामाजिक विकास की आवश्यकता है और आर्थिक विकास की भी आवश्यकता है। लेकिन ये बताइए, पहले भी देश में समाजवादी सरकारें रही हैं। 1977 में पहली बार जनता पार्टी की सरकार बनी जो दावा करती थी कि हम लोग समाजवादी हैं, लेकिन उससे किस प्रकार सुधार की और देश नहीं गया। देखिए, उन्होंने अपने लेवल तक काम किया, मतलब, लेकिन इतनी मतलब क्या बोलते हैं, उन्होंने तानाशाही नहीं दिखाई थी। अब पूंजीवादी बात क्या है कि, तो मैं बोला समाजवाद पूंजीवाद बिल्कुल अपोजिट एंड होते हैं। पूंजीवाद तो ये बोलता प्रायोरिटाइज कर दो सारी चीज को। अब युवा सड़कों पे खड़े हैं, ट्रेंड कराएं ट्विटर पर, एक मुझे बताया ट्विटर पर ट्रेंड करें से क्या मिल जाएगा? 1-2 दिन की लड़ाई है क्या ये सड़क पे हो ना, किसान की तरह बैठो कहीं रोड पे, पता तो चले। अब हमारी आवाज पूरे देश में जा रही है। अब मतलब मियां खलीफा ने ट्वीट किया, रिहाना ने ट्वीट किया है, ग्रेटा थनबर्ग ने ट्वीट किया। क्यों किया है? सड़कों बैठे हैं, आँख का कांटा बने हुए इसलिए। अगर ट्विटर पे ट्रेंड कराने से ऐसा समाधान होती है तो भाई साहब ये बकवास है। अब भूल जाओ, न्याय मिलेगा देश में। बेरोजगारी पर बताइए साथी कि किस प्रकार से अब आगे छात्र लगातार बेरोजगार हो रहे हैं। प्राइवेटाइजेशन हर दिन, हर अपने भाषण में प्रधानमंत्री मोदी जी प्राइवेटाइजेशन पर जोर देते हैं। किस प्रकार से इस व्यवस्था में बदलाव हो? आप गेम देखिए, बेरोजगारी क्या है कि सरकारी जो संस्थान होते हैं, उन सरकारी नौकरी होती है। मैं बोला ना, थोड़ी देर पहले बोला था मैंने कि CGL में 14,000 पद होती थी। तो एक उदाहरण है सिर्फ CGL, तो हर क्षेत्र में ऐसा ही हो रहा है। UPSC की पोस्ट उठा के देख लो, 1000 से ऊपर होती है, 700 के आसपास आ गई है। ऊपर से लेटरल एंट्री लेके आ रहे हैं। लेटरल एंट्री क्या होती है कि बताया नहीं जाएगा, बैकडोर से लेके आएंगे वो, यहाँ आंख बंद करके। कोई ट्रांसपेरेंसी तो वैसे ही नहीं है, पेंडिंग पड़े रहते हैं, केस होते हैं। आप मुझे बता दो किस चीज में केस नहीं होता इस देश में? आपको लगता है कि UPSC में भी ट्रांसपेरेंसी नहीं? बिल्कुल भी नहीं है, कोई शक है क्या? अब लेटरल एंट्री एक तो पहले ही नहीं थी, वहाँ पे बेचा जा रहा था, सबको पता है। इस देश में पोस्ट सरकारी नौकरियों खरीदा जाता है पैसे के दम पे। पहले क्या था कि इनडायरेक्टली बेचा जा रहा था, अब तो डायरेक्टली बेच रहे हैं। सामने खड़ा हुआ उंगली दिखा के हम बेच रहे हैं, कर लो, क्या करना, उखाड़ना उखाड़ दो का। 10 पोस्ट पिछले साल अब 30 कर दिए हैं। धीरे धीरे इंक्रीज करते जाएंगे। जो पढ़ के जाता है, किताब पढ़ के जाता है, मैंने तो 30 साल होगी, वो अपने आप ही खत्म होगी, क्योंकि हमें क्या पता हो क्या पढ़ के रहा, जो लेटरल एंट्री के थ्रू आ रहा है। समझ रहे हो ना, उन सरकारों जो किन होते हैं, नियर डियर होते हैं। लेटरल एंट्री के बारे में बता दूं कि सरकार ने नई एक व्यवस्था UPSC के लिए लेकर के आई है, जिसमें किसी भी क्षेत्र के एक्सपर्टों को अब प्रशासनिक अधिकारी बनाया जाएगा उन क्षेत्रों में काम करने के लिए। वही तो मैं कह रहा हूँ, आपने NSSO की बात की, उसको खत्म कर दिया है। CSO, NSSO खत्म कर दिया, NSO एक लेके आए हैं। एक तो इस सरकार के पास डाटा है ही नहीं। NDA स्टैंड्स फॉर नो डाटा अवेलेबल। समझ रहे हो क्या बात है कि लॉकडाउन के दौरान 8 करोड़ माइग्रेंट लेबर अपने घर गए, पैदल गए थे, और इन्हीं पूंजीपतियों का काम करते थे वो। सारी मोर इन पूंजीपतियों ने मुनाफा कमाया उन श्रमिकों की वजह से, माइग्रेंट लेबर की वजह से। जब उनके ऊपर दुख की घड़ी आई तो एक पैसा भी नहीं दिया, किराए का पैसा भी नहीं दिया, घर जा सके। पैदल गए थे वो 1500 2,000 किलोमीटर दूर। इन्होंने बता दो, समझ रहे हो ना? बिल्कुल देश मरे। और बाद में जब पार्लियामेंट सेशन आता तो सरकार क्या बोलते हैं, हमारे पास कोई डाटा नहीं है, कौन का मरा, कहाँ का मरा। तो जो हायर की है चपरासी से लेकर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर तक, ये हमारा टैक्स लेके सर्विस कर रहे हैं ना, सर्वर हैं हम, टैक्स लेते हैं, उनको सैलरी मिलती है, तो यूज करो ना उनका, मारो उनको, गोली उनको। किस लिए? डाटा तो आपके पास की बात नहीं, डाटा नहीं तो क्यों बैठे हो? आपके पास ये तो डाटा है कि वोट किसकी है किसकी नहीं है। आपके पास ये तो डाटा है कि कौन आतंकवादी है देश में, कौन खालिस्तानी है। समझ रहे हो? आपके पास ये डाटा क्यों नहीं है? गरीब कौन है, पिछड़ा कौन है, दलित कौन है, भूखा कौन है देश में? साथ ही ये बताइए मुझे
कि 2014 में चुनाव हुए, पूर्ण बहुमत से भाजपा की सरकार बनती है, 2019 में फिर 303 सीटों के साथ भाजपा वापसी सत्ता में लौटती है। जब लोकतंत्र की व्यवस्था देश में है और चुनी हुई सरकारें पार्लियामेंट में हैं, तो ये बगावतें किस वजह से? आप मुझे बताइए, एक बच्चा पैदा हुआ, वो बड़ा हो गया, जब वो बड़ा हुआ ना, जब उसको जिम्मेवारी सौंपी तब वो खराब निकला, उल्टे काम करने लगा। जिम्मेवारी सौंपने से पहले वो अच्छा था, बचपन में चल रहा था तब अच्छा था। तो ये सरकार वही है, बचपन में ठीक थी, पिछली सरकार में रीजनेबल थी, अच्छी नहीं थी, बहुत अच्छी, लेकिन रीजनेबल थी। क्यों थी? क्योंकि जो यूपीए सेकंड की सरकार थी तो इतने घोटाले किए थे, मैं क्या बताऊँ, नाम बताऊंगा तो शाम हो जाएगी, कितने घोटाले हो रहे देश में, कॉमनवेल्थ से शुरू हो गए। तो ये कुछ रीजनेबल थी। दूसरी बात ने चांस दिया कि सुधर जाएंगे भाई, नहीं तो कोई बात नहीं, तो इन्होंने तो दर्जा उड़ा दी है। उसके आने के बाद 2018 में दिमापुरी ग्राउंड देख लो, आप 2019 में CNRC देख लो, 2020 में किसान आंदोलन है, 3 साल और बचे हैं, खत्म ही कर देंगे। तो उतार फिर ये बताइए कि अब समाजवाद कैसे आएगा? और जो सरकारें इनको रिप्लेस करके आएंगी, वो भी मुक्त कंठ से समाजवाद की वकालत नहीं करती हैं, वो भी पूंजीवादी व्यवस्था में विश्वास करती हैं। तो ये संपूर्ण व्यवस्था में बदलाव कैसे होगा? बातों से समाजवाद ऐसे आएगा, मैं बता दूं, थोड़ा सा पीछे जाके आपको, क्योंकि देश में आपने बोला कि पहले भी सरकार समाजवादी कुछ नहीं हुआ। क्या है कि जो वर्ल्ड की इकोनॉमी का मॉडल है ना, वो पूंजीवाद को बढ़ावा देता है। अगर आप खेती को खत्म करोगे तभी पूंजीवाद लागू होगा, क्योंकि खेती खत्म होगी, उनको लैंड मिलेगी, वहाँ पे कारखाना लगाएंगे, जमीन किसकी मिलेगी? हमारी मिलेगी, खेती खत्म होगी। समझ रहे हो? बिजनेस करने के लिए 3 चीजें चाहिए, लैंड, लेबर, ला। लैंड कहाँ से मिलेगी? हमारी बेच के दे रही है। लेबर, हम लेबर ही बनेंगे, ला तो उन्हीं के बने रहे हैं। जो 29 या 30 लेबर ला होते थे पिछले साल, उनको 4 लेबर कोड में बदल दिया है। लॉकडाउन के दौरान ऑर्डिनेंस लेके आए हैं यूपी गवर्नमेंट, उदाहरण के लिए सबसे पहले लेबर ला को डाइल्यूट कर दिया, 8 घंटे की जो ड्यूटी होती है तो 12 घंटे 16 घंटे कर दिया है। तो अपनी मर्जी, मन मर्जी, पूंजीपति जितना टाइम चाहेंगे काम करवाएंगे। तो सिर्फ इस देश में पूंजीवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि हमारा देश जब आज़ाद हुआ तो पूंजीवादी व्यवस्था है, जो समाजवादी व्यवस्था, उसके बीच का पनाह था दोनों का, सेंट्रल, मतलब बीच का रास्ता अपनाया था ना। तो ज्यादा पूंजीवादी था ना समाजवादी था, लेकिन आज सिर्फ पूंजीवादी की तरफ बढ़ गए हैं। उनसे कहने की पॉलिसियों के बाद, LPG के बाद पूंजीवादी व्यवस्था को बढ़ावा दे रही है। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, हमारे देश में पढ़ाया नहीं जाता। अब हमारा कोई भी उठा के देख लो, चाहे RBI या गवर्नर, चाहे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है, सारे के सारे वो विदेशों से पढ़ के आते हैं, अमेरिका से। वहाँ पे क्या है? पूंजीवादी व्यवस्था है। तो उनकी यूनिवर्सिटी में तो ये पढ़ाया जाएगा। हमारे देश में तो हम गांधी के बारे में पढ़ाएंगे, भगत सिंह के बारे में पढ़ाएंगे, अशफाक के बारे में पढ़ाएंगे, वो तो अपने बारे में पढ़ाएंगे ना। वो पूंजीवादी व्यवस्था पढ़ाएंगे तो हमारे बंदे वो पढ़ के आ रहे हैं, वो वहाँ से आके नौकरी हमारे देश में करते हैं। तो वही माइंडसेट है, किताब जो पढ़ेगा, जो आदमी तो आप रोटी खाते हो, दूध भी तो जैसा खाओ पिएगा वैसा शरीर बनेगा, जैसी किताब पढ़ोगे वैसे आप बनोगे। समझ रहे हो? तो उनको ये पढ़ा जा रहा है कि पूंजीवादी व्यवस्था ही कल्याण करेगी वर्ल्ड का। तो ये खत्म कर देंगे भाई साहब, वो पढ़ाया नहीं जा रहा ना। हमारे जो साइंटिस्ट है, PhD कर होल्डर हैं, उनको हमारे देश में पढ़ाई नहीं है, एजुकेशन वैसे ही नहीं है। ये शर्म की बात है, हमारे देश में जो RBI का गवर्नर है शशिकांता दास, हिस्ट्री ऑनर से उन्हें PhD कर रखी है, हिस्ट्री ऑनर से, और बाकी बात इकोनॉमी की करेगा वो। तो ये मजाक नहीं तो क्या है? तो गोबर मूत्र की सरकार चला रहे भाई साहब। मैं क्या बता दूं आपको, जो वर्ल्ड है ना, जापान, चाइना ने 6G 7G की ट्रायल शुरू कर दिए हैं। हम 4G पे हैं, 4G अब तक चालू है। और हम क्या कर रहे हैं कि हिंदू खतरे में है, गाय खतरे में है, भूत विद्या सिखाओ, नवाजकाल में इंटरनेट की खोज हुई थी। समझो, ये नैरेटिव को समझो, भाई देश खत्म हो जाएगा। वो विकसित राष्ट्र किसकी बात कर रहे हैं? ऑप्टिकल फाइबर, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ये सुनने में अजीब से शब्द लगते हैं। तो वो कितने आगे जा रहे हैं, हम कहाँ हैं? हम वो ड्रोन उड़ा रहे हैं, हम बैलगाड़ी लेके घूम रहे हैं। तो देश को खत्म कर देंगे भाई साहब। ये मॉडर्नाइजेशन क्या है? एजुकेशन ही तो उदाहरण है। नेल्सन मंडेला ने कहा था कि एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन टू चेंज द वर्ल्ड। एजुकेशन सबसे बड़ा हथियार होता है इस देश को बदलने का। आज वो विकसित है तो एजुकेशन की वजह से है, मानव विकास की वजह से, ह्यूमन डेवलपमेंट की वजह से। मानव विकास कैसे होता है? मनुष्य का मेरा विकास कैसे होगा? पढ़ा लिखा हुआ सोच दूंगा, अपना घर नहीं पाल सकता हूँ, पड़ोसी को खिला दूंगा, देश पाल दूंगा। तो इसलिए आगे एजुकेशन पे ध्यान दिया। मंदिरों में नहीं घूमते हो, साल में एक दिन, क्रिसमस के दिन सिर्फ एक दिन मंदिर में जाते हैं। हम सारा दिन मंदिरों में घूम रहे हैं। अगर मंदिरों में रहने से विकास होता तो पुजारी देश का मान्य होना था, क्योंकि तो दिन रात मंदिर में रहता है। समझ रहे लॉजिक को? भगवान बोलते हैं ना उसको, सर्वोत्तम है। उसने सबको, हम सबको बनाया है, या हमने उसको बनाया, उसने बनाया ना। सर्वोत्तम हो तो उसकी क्या औकात रही? हम उसका घर बनवा दिया, मंदिर बनवाया ना उसका। उसने हमारे घर बनवाने थे, वो होना उल्टा था।
तो अब इस बात को समझो आप, अगर वो भगवान है, अगर मैं भगवान हूँ, तो मैं आपको ये बोलूँगा मेरे पैरों में पड़ा के चढ़ावा चढ़ा, खर्चा कर, मंदिर में आ, दिल्ली आ, भाई आप भगवान नहीं। वो नहीं करता यार, वो बिजनेस है, आप समझो इस बात को। कार्ल मार्क्स ने कहा था कि रिलीजन इज द ओपियम टू द मासेस, जो धर्म है वो एक अफीम है, नशीला पदार्थ है। अगर ये जब तक रहेगा, ये टोपी है ना धर्म की, जब तक ऐसे ही पिछड़े रहेंगे। हिंदू कहाँ से खतरे में भाई साहब? गरीब किसान खतरे में है, मजदूर खतरे में है, दलित खतरे में, पिछड़ा आदिवासी। अब इस व्यवस्था में बदलाव, कोई ऐसी सरकार किसी पार्टी की आपको भारत देश में लगती है कि जो समाजवाद को कायम कर सके इस देश में? कोई भी सरकार किसी राज्य में चल रही है या कोई राजनीतिक पार्टी? इकट्ठा होना पड़ेगा, मुझे तो लग नहीं रहा। मैं जहाँ तक मेरी नजर जा रही है ना, कोई ऐसा नहीं है कि जो आज देश की मैं चाहता हूँ, क्योंकि LPG की पॉलिसी बोलने का है, कांग्रेस लेके आई है। अब कौन है? पूंजीवादी है, व्यवस्था वाले हैं, बचा कौन? कोई है ही नहीं। समाजवाद कैसे आएगा जब भगत सिंह आइडियोलॉजी इम्प्लीमेंट की जाएगी, पढ़ाया जाएगा, सबसे पहले पढ़ाया जाएगा उनको। तो अब इकट्ठा होना पड़ेगा। अब एक पार्टी बनाया, कुछ भी करो यार, दवा अपनी लड़ाई हम नहीं लड़ेंगे, कौन लड़ेगा? खत्म हो जाएगा देश ऐसे में। मैं कोई नहीं देख पा रहा, दूर दूर तक मेरी नजर जहाँ तक जा रही है ना, कोई नहीं देश का विकास कर। जयदीप अब पार्टी बनाए? आप मुझे बताइए, पार्टी तो नहीं बनाऊंगा मैं, इतनी कहाँ औकात है मेरे पास, रोटी खाने के पैसे नहीं, पार्टी बनाऊंगा? तुझे आपको पता है कि देश में इलेक्शन कैसे लड़े जाते हैं? 500 रुपये दिहाड़ी पे तो उनको लेके आ जाता है रैली करवाने के, एक बोतल दे के इलेक्शन लड़ूंगा मैं। समझ रहे बात को? अकेले की बात नहीं, अगर आप साथ देकर पार्टी क्यों नहीं बना सकते? क्या दिक्कत है? बिल्कुल। वोट कौन, वोट देना तो जनता ने देश की, अगर देश की जनता चाहती है तो मैं, क्या दिक्कत है? समय समय पर ऐसे उठे, केजरीवाल कैसे उठा है? उसके पास क्या था? मोदी भी तो नहीं बना, काम किया ना उसने। लेकिन मैं उसका मतलब ये मत सोच रहा हूँ केजरीवाल की पार्टी ज्वाइन कर रखी, लेकिन मैं आपको बता दूं बेसिक चीजें। ह्यूमन डेवलपमेंट क्या होता है, बार बोलो, एजुकेशन और हेल्थ। स्कूल में एजुकेशन देख लो सब दिल्ली के, मोहल्ला क्लिनिक है उसके देख लो आप, बिजली फ्री, पानी फ्री, महिलाओं को बस यात्रा फ्री। तो और क्या चाहिए भाई साहब? जितने पैसे कमाते उतने आपकी जेब में जाते हैं, तो और क्या चाहिए? गरीब आदमी कैसे उठेगा? जब पढ़ाओगे तभी तो उठेगा। प्राइवेट स्कूल में जाओगे तो 12,000 रुपये फीस है, गरीब आदमी 12,000 फीस दे देगा। 8,000 रुपये में गार्ड की नौकरी करते हैं हमारे किसान भाई, पूरा देश के, बिहार से, यूपी से, कहाँ से माइग्रेंट लेबर आके 8,000 में क्या कर लो? खाने पीने कुछ नहीं होता भाई साहब। तो देश तभी आगे बढ़ेगा, तो बढ़ेगा वो बढ़ेगा। देखिए, तो इस बात को शेयर करो, क्योंकि हमारी बात तब हम अपनी बात करेंगे तो कौन करेगा? अब गली गली में कैसे जाएगी? आपको बोल रहा हूँ, जो देख रहा है इस वीडियो को शेयर करो ना। बात तो अभी तो बनेगी जब बात करोगे। हमें पता ही नहीं है कि हम खतरे में हैं। खतरे में तो आप हो, रोजगार नहीं आपके पास। जब ये टाइम निकल जाएगा ना, 5-7 साल 10 साल, जब दिमाग में आएगा कि यार हिंदू तो खतरे में नहीं था, खतरे में तो मेरी रोटी थी, तो आप समझ जाओगे टाइम है, टाइम निकल जाएगा, टाइम अब लौट के नहीं आएगा। ये बात को शेयर करो। भगत सिंह आएगा देश में, इंकलाब आएगा, समाजवाद आएगा। भगत सिंह ने कहा था कि लिख रहा हूँ अंजाम जिसका कल आ जाएगा, मेरे खून का एक कतरा इंकलाब लाएगा। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद।